हेलो एवरीवन, यूनिट 5 रोटेशनल मोशन का एक और वीडियो लेके आ गए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा? सेंटर ऑफ मास, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम, कपल और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। चलिए, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। तो हम क्या कहते हैं? अ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम if both its linear momentum and angular momentum are not changing with time, or equivalently the body has neither linear acceleration nor angular acceleration. यानी कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। पहली को हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये कहता है the total force, that is the vector sum of the forces on the rigid body, is zero. That is summation of I equal to 1 to n fi, which is equal to f1 plus f2 plus f3 up to fn should be equal to zero. ठीक है, अगर टोटल फोर्स बॉडी पे जीरो है तो उसका लीनियर मोमेंटम चेंज ही नहीं करेगा, तो लीनियर मोमेंटम तो नॉट चेंजिंग की बात आ गई इक्विलिब्रियम के लिए। दूसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं, वो कहती है द टोटल टॉर्क, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द टॉर्क्स ऑन द रिजिड बॉडी शुड बी जीरो। दैट इज समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n टाउ आई इज इक्वल्स टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू टाउ n शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर टॉर्क ही जीरो है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम भी चेंज नहीं करेगा। तो दोनों कंडीशंस आ गई ना इक्विलिब्रियम के लिए। पार्शियल इक्विलिब्रियम, the rigid body may be in translational equilibrium and not in rotational equilibrium, and vice versa. That is, rotational but not translational and translational but not rotational. तो अभी हम पहला देखते हैं, रोटेशनल बट नॉट ट्रांसलेशनल। तो ये मेरे पास हो गई एक रॉड ए बी जिसका सेंटर है सी। तो सेंटर से ए और बी का डिस्टेंस हमने स्मॉल ए कहा है। फोर्स लग रही है ए और बी के ऊपर, दोनों पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, अच्छा, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो F प्लस एफ होगी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो 2F हो गई। अब ये जीरो तो है नहीं, इसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। अच्छा, अब मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए, ठीक है, अबाउट फिक्स्ड पॉइंट सी, यानी कि टॉर्क, वो निकलेगा A इंटू एफ, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी अबाउट फिक्स पॉइंट सी, माइनस ऑफ ए एफ होगा। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं। तो टाउ कितना आ गया? जीरो। इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। सो रोटेशनल है बट ट्रांसलेशनल नहीं है। दूसरा सिनेरियो, ट्रांसलेशनल होना चाहिए बट रोटेशनल नहीं होना चाहिए। तो वही रॉड ली, उसी का सेंटर वही सी रहा, ए और बी। लेकिन यहाँ पे देखो, अब ए पे फोर्स डाउनवर्ड है और बी पे फोर्स अपवर्ड है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। अब फोर्स जीरो है, इसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। अब अगर हम इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालें एट पॉइंट सी, तो दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों में ही ए एफ आएगा, यानी कि टाउ इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। चलिए, अब आता है कपल। A pair of equal and opposite forces with different lines of action is called as a couple. A couple produces rotation without translation. तो एग्जाम्पल के लिए, when we open the lid of a bottle by turning it, our fingers apply a couple on the lid. आप यहाँ देख सकते हैं, बॉटल जब आप खोल रहे हैं तो देखो ये फोर्स इस साइड, ये इस साइड। तो इस केस में क्या हो रहा है? आपका टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, ये इस लाइन ऑफ एक्शन पे, ये इस लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट कर रही है। ठीक है, दूसरा आपका ये कंपास नीडल देख लो, इसमें भी अगर आप इसको सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है, क्योंकि कपल, ये फोर्स इस साइड लग रही है, ये इस साइड लग रही है। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट कर रही हैं, तो ये हो गया कपल। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। A body will be in rotational equilibrium if algebraic sum of the moments of all forces acting on the body about a fixed point is zero, यानी कि summation of tau should be equal to zero। या सिंपल भाषा में कहें
The sum of the clockwise moments about any point is equal to the sum of the anti-clockwise moments about that point. तो हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक आइडियल लीवर है जिसमें हमारे पास एक रॉड हो गई ए बी जिसका नेग्लिजिबल मास है और ये पॉइंट ओ यानी कि फुलक्रम के ऊपर है। ठीक है जी, ठीक है। हमने ए के ऊपर फोर्स लगाई F1 दिखाई दे ही रही है, बी के ऊपर लगाई F2, ठीक है। आर हो गया रिएक्शन ऑफ द सपोर्ट एट द फुलक्रम और ओ से ए और बी का डिस्टेंस हमने दिखाई रखा है, वो D1 और D2 है। ठीक है। अब लीवर जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इसके पास ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों ही इक्विलिब्रियम होने चाहिए। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तब होगा जब R इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। ठीक है, यही कहा, R को पॉजिटिव लिया तो F1 F2 नेगेटिव, तो R इज इक्वल टू F1 प्लस F2। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम तब होगा जब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अगर मैं कहूँ तो F1 इंटू D1 एंड क्लॉकवाइज आपका होगा F2 इंटू D2, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अच्छा, F1 को हम कहते हैं लोड, तो ये होगी लोड आर्म यानी कि D1। F2 को हम कहते हैं एफर्ट और ये हो गई एफर्ट आर्म। तो इस लोड को उठाने के लिए हम यहाँ एफर्ट लगाते हैं। ठीक, सिंपल भाषा में ये देखो, जितना आपका एफर्ट आर्म बड़ा होगा उतना ही कम आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये डायग्राम उसी का है। इस लोड को उठाने के लिए देखो एफर्ट आर्म काफी बड़ा, तो कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। बाय द वे F1 बाय F2 को हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, और अगर आपकी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा है इसका मतलब आपको स्मॉल एफर्ट लगाना पड़ रहा है लार्ज लोड को उठाने के लिए। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। शो दैट द मोमेंट ऑफ ए कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स। तो हमने कंसिडर किया कि मेरे पास एक कपल है जो एक्ट कर रहा है एक रिजिड बॉडी ए बी के ऊपर, तो ये हो गई माइनस एफ की फोर्स, ये हो गई प्लस एफ की फोर्स। ठीक, R1 हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन O, R2 हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O। ठीक है, ना द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द ओरिजिन, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ कपल that is the torque should be equal to the sum of moment of the two forces making the couple। सिंपल भाषा में R1 क्रॉस माइनस एफ प्लस R2 क्रॉस एफ, यानी कि R2 माइनस R1 इंटू एफ। ना R2 माइनस R1 किसके बराबर है, ए बी के, ट्राइंगल लॉ लगा लो भाई। ठीक है, तो ये आ गया ए बी क्रॉस एफ, यानी कि मोमेंट ऑफ कपल इज ए बी क्रॉस एफ, and you can see it is independent of the origin, the point about which we took the moment of the forces. Question number 2, a 3-meter long ladder weighing 20 kg leans on a frictionless wall. Its feet rest on the floor 1 meter from the wall as shown. Find the reaction forces of the wall and the floor. ठीक है जी, क्या क्या गिवन है, M20 kg, लैडर ए बी 3 मीटर का और ए सी 1 मीटर है। फिर हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल में, तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 2 रूट 2 मीटर। अच्छा, फोर्सेस ऑन लैडर, सबसे पहला तो वेट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि डी पे एक्ट कर रहा है, वेट हो गया W एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, फिर आ गया रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल F1 परपेंडिकुलर टू द वॉल, दूसरा है रिएक्शन फोर्स ऑफ द फ्लोर। अब ये यहाँ ध्यान दो, लैडर जो है फ्लोर पे ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो रिएक्शन फोर्स तो F2 ऐसे ही निकलेगी। F2 को हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में, नॉर्मल रिएक्शन R और दूसरा आपके पास हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम निकालना है, लेकिन ये दो पार्ट्स में निकलेगा, एक तो वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में दो ही फोर्सेस हैं, एक W एक्टिंग डाउनवर्ड, दूसरा R एक्टिंग अपवर्ड। सो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अलोंग द वर्टिकल के लिए दोनों इक्वल होने चाहिए। W की वैल्यू रखते हैं तो वो निकलता है 196 न्यूटन, क्योंकि W इज इक्वल टू mg होता है। अब हम लेंगे हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में दो ही फोर्सेस है,
एक F दूसरी F1, दोनों इक्वल होनी चाहिए। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम टेकिंग द मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए, तो सिंपल भाषा में हम कहें तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो मोमेंट हो सेम होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स 2√2 F1 इज इक्वल्स टू 0.5 W। हमने वैल्यूज रखी, सॉल्व किया तो F1 निकलता 34.6 न्यूटन। अब हमें निकालना है F2। F2 इज अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। F की जगह F1 लिख सकते हैं, तो अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दोनों की वैल्यूज रखी तो आंसर निकलता है 199 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 3, a metal bar 70 centimeter long and 4 meter in mass supported on two knife edges placed 10 centimeter from each end, डायग्राम में दिखाई दे रहा है। 6 kg weight is suspended at 30 centimeter from one end, find the reaction at the knife edges। ठीक है जी, तो ये 30 था, ये 10 है, तो ये 20 आ जाएगा कॉमन सेंस से। अच्छा, ये हो गया सारा। W जो है वो हमारा 4 kg, W भी आएगा, W1 तो डायग्राम में दिख ही रहा है। G हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहाँ पे आपका W एक्ट कर रहा है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सेंटर में, क्योंकि रॉड यूनिफॉर्म है, तो ये हो गया 35, ये भी 35 ही होगा। अच्छा, 20 + 10 + 5 हो जाएगा, तभी टोटल 35 आएगा। रॉड यूनिफॉर्म है इसीलिए जी मैंने बता ही दिया सेंटर ऑफ द रॉड है, ठीक। R1 और R2 जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं एट द सपोर्ट K1 एंड K2। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए अब ज़रा देखो, ये दोनों ऊपर की तरफ, ये दोनों नीचे की तरफ, दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। W1 + W हो गया 10 kg वेट, जिसको हम 98 न्यूटन कह सकते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम कहेंगे ये दोनों शुड बी इक्वल टू दिस वन, ठीक। यानी कि R1 × K1G इज इक्वल्स टू W1 × PG प्लस R2 × K2G। हमने K1G की वैल्यू रखी, W, PG, R2 हमें पता ही नहीं, और KG, इन सब की वैल्यूज रखी, तो R1 - R2 आ गया 11.76 न्यूटन। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, तो R1 निकलता है 54.88 न्यूटन और R2 निकलता है 43.12 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4, a non-uniform bar of weight W is suspended at rest by two strings of negligible weight as shown. The angles made by the strings with the vertical are 36.9 degree and 53.1 degree respectively. The bar is 2 meter long. Calculate the distance D of the center of gravity of the bar from its left end। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात, इस W से कंफ्यूज मत होना, इसको हम कहीं यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बार नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसमें हमारे पास टेंशन्स हो गए T1 एंड T2 प्रोड्यूस्ड इन द लेफ्ट एंड द राइट स्ट्रिंग्स। अब अगर ये एंगल 36.9 है तो यहाँ पे ये एंगल भी 36.9 होगा, तो T1 का ये कंपोनेंट होगा T1 cos 36.9 डिग्री और ये होगा T1 sin 36.9 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे करें तो ये निकलेगा T2 cos 53.1 डिग्री और T2 sin 53.1 डिग्री। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो T1 sin 36.9 डिग्री इज इक्वल टू T2 sin 53.1, यानी कि T1/T2 कितना निकलता है 4/3। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए फॉर द टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसका सिंपल भाषा में कहूँ तो क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इक्वल होने चाहिए, तो दिस इनटू दिस डिस्टेंस should be equal to this into this distance, that is T1 cos 36.9 degree into D is equal to T2 cos 53.1 degree into 2 minus D। क्यों? क्योंकि टोटल 2 था, ये D है, तो ये 2 - D ही होगा।
हमने 36.9 जो कॉस में वैल्यू होती है वो रखी और कॉस 53.1 की भी रखी। तो T1 बाई T2 इंटू डी अपॉन 2 माइनस डी इज इक्वल टू 3/4। T1 बाई T2 की अगर हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास D निकलता है 0.72 मीटर। चलिए टाइम टू रिकैप, क्या क्या पढ़ा हमने जल्दी से रिकैप करते हैं। क्या क्या पढ़ा भाई? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, summation of f should be equal to 0. दूसरी condition, summation of tau should be 0. couple, pair of equal and opposite forces with different line of action. principle of moment, simple भाषा में clockwise is equal to anti-clockwise moment. चलिए असाइनमेंट आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस हैं, खुद ट्राई करो, ना आए तो भाई वीडियो को देखो आगे। चलिए असाइनमेंट के आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी 0। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, अ मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज एट इट्स सेंटर व्हेन टू कॉइन्स ईच ऑफ मास 5 ग्राम आर पुट one on top of the other at the 12 centimeter mark. The stick is found to be balanced at 45 centimeter. What is the mass of the meter stick? तो ये हमारी स्टिक हो गई, ये बैलेंस्ड है सेंटर ऑफ मास पे यानी कि सी के ऊपर। ठीक है, ये वेट इसका नीचे की तरफ, ये 50 सेंटीमीटर हो गया। अब हमने जब दो कॉइन रखे 5-5 ग्राम के तो टोटल 10 ग्राम हो गया, 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था। तो अब जो सेंटर ऑफ मास है वो सी डैश पे आ गया, यानी कि ये आपका यहाँ पे आ गया 45 सेंटीमीटर। तो ये 12 हो गया, ये 45 है तो ये हो गया 33, और ये टोटल ए से सी 50 था तो ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक। अच्छा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम निकालना सी डैश के अलोंग, तो उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या होगा? 10 इंटू 33 शुड बी इक्वल टू mg इंटू 5। वैल्यूज रखी सारी, तो इससे m निकलता है हमारा 66 ग्राम्स। Question number 3, a car weighs 1800 kg. The distance between its front and back axles is 1.8 meter. Its center of gravity is 1.05 meter behind the front axle. Determine the force exerted by the level ground on each front wheel and back wheel. तो ये हो गई कार, 1.8 फ्रंट और बैक के बीच का डिस्टेंस, फ्रंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का 1.05। RF is the reaction force exerted by the ground on front wheel, RB on the back wheel. Translational equilibrium के लिए RB plus RF should be equal to the weight of the car, which is equal to 17,640 newtons. This is equation number 1. Rotational equilibrium जो कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या निकलेगा? उसमें आपका होगा RF into 1.05 should be equal to RB into 1.8 minus 1.05, क्योंकि हमने कहा था एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज। इसमें हमने सॉल्व किया तो निकलता RB इज इक्वल टू 1.4 RF। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो RF निकलता है 7350 न्यूटन और RB निकलता है 10,290 न्यूटन्स। सो द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच फ्रंट व्हील, तो वो निकलेगा 7350/2, क्योंकि दो फ्रंट व्हील हैं, जो कि निकलता है 3675 न्यूटन। So and force exerted on each back wheel, that will be 10,290 divided by 2, which gives 5145 Newton. Question number 4, the two sides of a step ladder BA and CA are 1.6 meter long and hinged at A as shown. A rope DE 0.5 meter is tied halfway up, so इसका मतलब ये 0.8 और 0.8 हो जाएगा. A weight 40 kg suspended from a point F 1.2 meter from B. ठीक है, तो ये 0.8, ये हो जाएगा 0.4 0.4. ठीक है. Assuming the floor to be frictionless and neglecting the weight of the ladder, find the tension in the rope and the forces exerted by the floor on the ladder. ठीक है भाई, तो हमने 1.6 मीटर है, ये गिवन चीज़ें लिखी, हमने क्या किया कि
ए आई को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी के ऊपर, डी ई का परपेंडिकुलर हो गया ए एच, ठीक है, और जी हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, तो जैसा कि मैंने कहा था ये हो गया 0.8, ये 0.4, और अगर ये मिड पॉइंट में अगर जा रहा है तो इसका मतलब ये 0.5 था तो 0.25 में हो गया। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ ए एच की, ए एच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए डी स्क्वायर माइनस ऑफ डी एच स्क्वायर। ठीक, वैल्यूज रखी तो वो निकला 0.76 मीटर। बी आई इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर। क्यों? क्योंकि देखो दिस इज डबल ऑफ दिस वन, सो दिस शुड बी डबल ऑफ दिस वन। ऑल्दो बाकी मैथमेटिक कॉन्सेप्ट लगाओगे तो भी यही आएगा। लेट टी बी द टेंशन इन द रोप डी ई, तो इस पार्ट से ये टेंशन हो गई, इस पार्ट से ये टेंशन हो गई। ठीक, आर बी और आर सी हमने नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर एट बी एंड सी। लेडर जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब आर बी प्लस आर सी शुड बी इक्वल टू द weight, which is equal to mg. When we put, we get rb plus rc is equal to 392 Newton. This is equation number 1. आगे चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा आर बी प्लस आर सी इज इक्वल्स टू 392 न्यूटन, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब लैडर जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तो नेट टॉर्क ऑन ए बी एंड ए सी शुड बी 0। तो पहले हम लेंगे आर्म ए बी, तो उसके अंदर अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेना है तो इसका मतलब आपका क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज 1, यानी कि RB into BI should be equal to W into FG plus T into AH। ये दोनों ऐसे जा रहे हैं और ये ऐसे जा रहा है। हमने सारी वैल्यूज रखी तो इससे मेरे पास निकलता है 0.5 RB is equal to 49 plus 0.76 T। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लेंगे आर्म AC के लिए। आर्म AC के लिए हम कहेंगे RC इंटू सी आई इज इक्वल टू T इंटू AH। ठीक है, इसमें भी हमने वैल्यूज रखी तो हमारे पास आता है RC इंटू 0.5 इज इक्वल टू T इंटू 0.76। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक, फिर हमने 2 से क्या किया, वैल्यू रख ली, तो 0.5 RC इज इक्वल्स टू 0.5 RB माइनस ऑफ 49, 0.76 T की वैल्यू रखी, तो हमारे पास RB माइनस RC आ गया 98। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। 1 और 4 को सॉल्व किया तो RB निकलता है 245 न्यूटन एंड RC निकलता है 147 न्यूटन। इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम देखते हैं तो उससे T निकाल सकते हैं जो निकलता है 97 न्यूटन। Now is the time for acknowledgement. So Google, Bing, NCERT जहाँ से जो images या जो information लगे उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। And do watch the next video which is on moment of inertia. Thank you so much.